नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज विपक्षी दलों के नेताओं के साथ की गई बैठक में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ संसद में ही नहीं बल्कि बाहर भी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई इस बैठक में कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल के नेता शामिल हुए थे। बैठक में टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, शिवसेना, जेएम, सीपीआई, सीपीएम, एनसी, आरजेडी, एचआई, यूडीएफ आदि के नेताओं ने हिस्सा लिया था, मगर आप बसपा और सपा के नेता दिखाई नहीं दिए। अब आज बुलाई गई ये विपक्ष की जो बैठक है उसका परिणाम तो पता चलेगा कि 2024 में क्या होता है, लेकिन ये आज का हमारा चर्चा का विषय है कि कांग्रेस देर ही सही लेकिन जागी है और ये बैठक कितनी अहम साबित होगी आने वाले समय के लिए। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है के न्यूज में। योगेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस ने और खास करके सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई थी, ये काफी अहम मानी जाती है। जल्पा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ साल पहले के इतिहास को हम देखें तो उसमें मालूम पड़ता है कि पहले कांग्रेस के सामने एक गठबंधन बना था। उसमें सब पार्टियां इकट्ठी होके गैर कांग्रेसी पार्टियों का एक संगठन बना था और उसमें क्या हुआ हमने देखा। कांग्रेस के सामने कोई कुछ नहीं कर सका, कितना भी संगठन बने। सिर्फ इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी का जो इमरजेंसी का था इसके लिए सब पार्टियां इकट्ठी हुई और जनता गवर्नमेंट बनी। मोरारजी देसाई ने उस टाइम प्राइम मिनिस्टर की तरह काम किया और सारी पार्टियां उसमें शामिल हुई। जैसे कि जनसंघ था, जनसंघ ने पूरा विलय जनता पार्टी में कर दिया। इस तरह से सभी पार्टियां मिलके एक पार्टी बनी, जनता पार्टी। और वो जो गठबंधन था, यानी हम बोले कि एक मिक्सचर था, तो वो लंबे समय नहीं चला क्योंकि सबकी विचारधारा अलग थी। इसको भी प्राइम मिनिस्टर बनना था, इसको भी बनना था। इस कारण मोरारजी भाई की गवर्नमेंट टूट पड़ी और फिर चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी लंबा नहीं चला। फिर से इलेक्शन आया और फिर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। इस तरह से ये जो गठबंधन की कुछ बातें जब भी होती है वो ठीक से नहीं चलती है। आज भी हमें देखना है कि जब से नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय कक्षा में उदय हुआ है उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो प्रभाव किया है उससे पूरी भारत की राजनीति को नरेंद्र मोदी ने उसकी पकड़ में ले लिया है। उसके कारण सब विपक्षों को गड़बड़ हुई और कांग्रेस भी उस टाइम सिर्फ पार्लियामेंट में 44 सीट ला सकी। तो उस टाइम भी सब लोग इकट्ठे हो गए और सब पार्टियों ने मिला के, मुझे मालूम नहीं है, कुछ 22-23 पार्टियां। तो इतनी सारी पार्टियां मिलके भी वो गठबंधन ठीक से नहीं कर सकी। ऐसे करके सब लोगों ने हाथ मिलाए और वो फोटो सेशन किया। वो फोटो सेशन में बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई ये सब इकट्ठे होके भाजपा का प्रभाव कुछ कम करेंगे। बात नहीं बनी। आज सोनिया जी ने जो मीटिंग बुलाई उसका भी अर्थ यही है कि ये भाजपा का अभी पूरा प्रभाव जो चल रहा है 2014, 2019 और अभी 2024 आएगा, उसमें भी ऐसा लगता है कि भाजपा ही आएगा। तो उसके सामने कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो सोनिया गांधी ने ये मीटिंग बुलाई और इसमें आपने बहुत सी पार्टियां गिनाई। टीएमसी जो है वो कांग्रेस के साथ काम करना नहीं चाहती है, या तो कांग्रेस के अंडर में काम करना नहीं चाहती है। वैसे शरद पवार है और यूपी की जो मुलायम सिंह के बच्चों वाली पार्टी है वो भी नहीं आएगा। तो कौन इसके साथ आएगा, कौन रहेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन आज जो मीटिंग बुलाई सोनिया जी ने, तो मुझे प्रश्न ये करना है कि सोनिया जी पहले अपनी पार्टी का गठबंधन कुछ ठीक करे,
उनके पास आज न तो राष्ट्रीय प्रमुख है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठी है। जी यहाँ मेरे गुजरात में देखो तो यहाँ भी कोई प्रदेश प्रमुख नहीं है। यहाँ विधानसभा में जो जितने लोग हैं उनके कोई नेता नहीं है। इस तरह से कांग्रेस में न तो कोई लीडरशिप है, या तो जो हम बोलते हैं कि इसके पीछे कोई ब्रेन चलना चाहिए, वो भी नहीं है। राहुल गांधी के बारे में मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कपिल सिब्बल वगैरह वगैरह बहुत से लोग हैं, उनका लाभ ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। सिर्फ ये गांधी परिवार का जो चलता है, इसके कारण कांग्रेस पार्टी ठीक से नहीं चल रही है। यूपी की बात करें तो वहां तेजस्वी और उनके भाई के बीच में अभी झगड़े चल रही है। उसका भाई जो उसको तेजस्वी अपॉइंटमेंट नहीं देता है मिलने के लिए, और वहां किसने बुलाया किसने नहीं। वहां देखो लालू प्रसाद की भी बात करो तो यही बात है, मुलायम सिंह की बात करो तो भी यही बात है। कौन सी पार्टी अभी मजबूत है? शरद पवार, आपको लगता है वो किसी के हाथ नीचे काम करेंगे? तो ये जो गठबंधन अभी बनने की बात है, वो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल होने में बहुत बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि कोई विपक्ष मजबूत बने ताकि भाजपा बेकाबू ना हो जाए, लेकिन ये विपक्ष मजबूत बने ऐसी अपेक्षा मैं रखता हूं। जी बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से प्रज्ञेश तेवार भी मौजूद है। आपका स्वागत है सबसे पहले प्रज्ञेश जी के न्यूज में। सवाल यही रहेगा कि आज बहुत ही अहम बैठक थी, सिर्फ कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए बहुत अहम बैठक थी। अब एकजुट होने की सोनिया जी ने अपील तो की है, क्या असर देखने को मिलेगा? प्रज्ञेश जी शायद आपका आवाज म्यूट है। आवाज नहीं है। नहीं प्रज्ञेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। जी, हम प्रज्ञेश जी को शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से सुन नहीं पा रहे, उनकी ओर से शायद म्यूट किया गया है। प्रकाश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? आज विपक्ष एकजुट तो हुए नजर आए, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें, हमने ये भी दृश्य देखा था कि जब प्रशांत किशोर और शरद पवार जब मिलकर ये एकजुट होना चाहते थे, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस गुम रहती थी, कांग्रेस अलग रहती थी। लेकिन हाँ, कांग्रेस की अध्यक्षता में अगर है तो सारी पार्टियां आ गई, उसमें भी सपा बसपा और आप नहीं दिखी। क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो आप बसपा और सपा नहीं दिखी, उसका कारण ये है कि वो अपना नेतृत्व स्वतंत्र करना चाहते हैं और उनको इस गठबंधन पे पूरा भरोसा नहीं है। और पहले भी जैसे योगेश जी ने बताया कि पहले जो विपक्ष कई बार इकट्ठा हुआ, जनता दल बना, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, तो कोई कैसे किसी को सपोर्ट से बनना पड़े, वो गठबंधन चल नहीं सकता है। ऐसा अभी निश्चित रूप से माना जाना चाहिए कि ये गठबंधन का नेतृत्व संभालने के लिए उसकी भी लड़ाई होगी। अभी कुछ निश्चित ही नहीं, अभी 19 पार्टियां इकट्ठी हुई है, तो 19 के अंदर कौन नेतृत्व संभालेगा वो कोई तय नहीं हुआ है, न उसके बारे में कोई चर्चा हुई है। तो इस तरह से जैसे एक इसलिए इकट्ठे हुए कि जब कोई भी शासक पक्ष प्रजा पे जब अत्याचार होता है या उनको लगता है कि शासक पक्ष अब बराबर नहीं चल रहा है, तभी विपक्ष लोग इकट्ठे होते हैं। तो जैसे पहले इमरजेंसी आई या जो भी कुछ मीसा का कायदा आया, तो किधर किधर जो लोकशाही का खंडन हुआ, इसके लिए जो विपक्ष इकट्ठे हुए थे। तो अभी भी ऐसा है कि एक हत्तू जो नरेंद्र मोदी का शासन है जी, उसके उनको तोड़ने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। और इनको ऐसा है कि हम सब, लेकिन नेतृत्व की जवाबदारी पहली है कि आप भी इसमें जुड़ी नहीं है, तो आपको भी जो नेतृत्व, आप पार्टी को भी नेतृत्व का प्रश्न होगा कि हम इनके साथ जुड़ेंगे तो हमारे वोट बैंक टूट नहीं वैसे जावे, आपके ऐसा भी डर होगा। प्रवक्ता का कहना यह है, सौरभ भारद्वाज का, कि उनको न्योता नहीं दिया गया।
लेकिन न्योता दिए देने पहले भी आप और बसपा जो इसके पहले कुछ मीटिंग हुई थी उसमें भी वो गैरहाजिर थे, नहीं थे। थोड़ा टाइम पहले हुई थी। तो वो जो आप पार्टी है वो दिल्ली में जैसे 69 सीटें वो लाई थी पहले, और कांग्रेस की जो विपक्ष की भूमिका है वो कमजोर रहने के कारण आपको उसका स्थान मिला है जो पार्टी को, ऐसा निश्चित रूप से मेरी आवाज आ रही है पब्लिक आपको? मान रही है। जी जी प्रज्ञेश जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे अब। जी हाँ जी प्रकाश ऐसा जी अपनी, ऐसा जी प्रकाश जी अपनी बात पे आ जाइए। हाँ, तो निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है कि आपका वो विरोध पक्ष की भूमिका में अभी महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए वो नहीं आते हैं पार्टी में, उसमें संगठन में नहीं आते हैं। तो ये हमारे देश की लोकशाही का आज़ादी के बाद ये रहा है कि जब भी कोई शासक पक्ष अत्याचार करता है तो ये सब इकट्ठे होते हैं। नहीं, फिर भी सोनिया गांधी को एक चीज हम बोलेंगे कि सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आया, और ये तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता है। तो वो भी 19 पार्टियों को इकट्ठा करके कर रहे हैं, तो उसके अंदर प्रजा को ये देखना दिखाना चाहते हैं कि शासक पक्ष अत्याचार कर रहा है। 19 पार्टी खुद तो बोलेगी कि शासक पक्ष की ये खामी है, ये माइनस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, उससे शासक पक्ष के थोड़े वोट टूट सकते हैं, लेकिन विपक्ष का संगठन जो है वो शासक सत्ता पे आवे ऐसा कम दिखाई पड़ता है। और मोदी जी जो है उन्होंने जो उनका प्रभाव है जी वो कुछ प्रजा पे ज्यादा है। अब ऐसा नेतृत्व मजबूत चाहिए, जब तक ये विपक्ष पार्टियां नेतृत्व की घोषणा नहीं करेगी तब तक उनको प्रजा का सपोर्ट मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि प्रजा नेतृत्व को, भारतीय प्रजा की मानसिकता ऐसी है अभी कि नेतृत्व किसका है उसको पसंद करना चाहेगी। बिना नेतृत्व का संगठन जो मिलेगा, अब वो दूसरी बार उनकी मीटिंग होगी, तीसरी बार होगी, उसमें उनकी रणनीति के ऊपर निर्भर करता है। अभी स्टार्ट लेवल पे कुछ भी कह नहीं सकते हैं, जी ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी प्रज्ञेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आज की बैठक काफी अहम थी, क्या कहना चाहेंगे? सोनिया जी ने अपील तो की है एकजुट होने की, कितनी एकजुटता देखने को मिलेगी? देखिए, मैं योगेश जी की बात से शुरुआत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब कोई मेजोरिटी वाली सरकार का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तब विपक्ष एकजुट होता है। इन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये प्रस्तावित कर दिया, ये कह दिया कि ये अभी की जो सरकार है वो केओटिक लेवल पे काम कर रही है, लोगों को उससे बहुत सारी परेशानियां हैं, और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी और एक जिम्मेदार का ये फर्ज बन जाता है कि बाकी दलों को सामने जो सवाल रखने हैं, सरकार के जो सवाल रखने हैं, उसके लिए सवाल उठाया जाए। पिछली डिबेट में भी शायद मैं ही था, और वहां नेतृत्व में करीबन इकट्ठी हुई थी, एक ही काफी चर्चा विचारणा कई मुद्दों पर हुई थी। और आज 19 पार्टी, आज पार्टी बढ़ रही है, 19 पार्टी आज हो गई, जो कि उनका एजेंडा तो एक ही है। मैं इसको 2024 के यहाँ पर जो एनालिसिस हो रहा है वो एनालिसिस 2024 की सरकार कौन बनाएगा या उसका कौन नेतृत्व करेगा उसका प्रश्न नहीं है। सोनिया गांधी ने अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्ट कर दिया कि भारत देश की जनता पिछले 1.5 साल में और पिछले खास तौर से पिछले 7 साल में इतनी बुरी तरह से झुझूम रही है कि सरकार के सामने एकत्रित होके एक आवाज से हर मुद्दों पर, विपक्ष के पार्टीज अलग है, पार्टी की सोच अलग है, लेकिन मुद्दे अलग नहीं है। कोविड से लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, इकोनॉमी डाउन जा रही है, किसानों का बड़ा दिक्कत है, बैंक की खस्ता हाल है, बैंक का मर्जर होने की कगार पे हम आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ खत्म हो गया है, पाकिस्तान जैसा देश प्लस 3.5 के प्रोग्रेस रेट से जा रहा है, हिंदुस्तान -7.3 के रेट से जा रहा है। तो ज्यादातर मुद्दे कॉमन है, पेगासस का मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, अभी ये नया मुद्दा भी आ जाएगा जो अभी आगे आने वाले 1.5 साल 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो केओटिक सरकार है, वो एरोगेंट सरकार। इसको जनता की बात नहीं सुननी है, ये कहीं ना कहीं जनता को लाइन में खड़े रखने के तरीके ढूंढती है। तो हर एक विपक्ष की जो 19 पार्टियां है
या आप है या कोई भी है, कोई भी पार्टी पाकिस्तान से नहीं आई हुई है। भारत देश की जनता ने ही उनको वोट देके उनके नुमाइंदे संसद में भेजे या विधानसभा में भेजे हैं। जी बिल्कुल। तो सोनिया जी ने जो बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की एक्सेसिवली एरोगेंस का भी एक अपर लेवल होता है। एक्सेसिवली एरोगेंट जो सरकार है, वो सरकार को प्रजा के जो प्रश्न है वो नहीं दिख रहे हैं, जनता के जो इश्यूज है उसको ये सरकार एड्रेस नहीं कर रही है, इकोनॉमी के बड़े इश्यूज है उसको एड्रेस नहीं दिया जा रहा है। तो सोनिया जी ने अपील की है कि हम सब पार्टी को, हमारी सोच चाहे अलग हो, विचारधारा चाहे अलग हो, लेकिन मुद्दा तो जनता के लिए कॉमन है। इलेक्शन का टाइम पे 2024 में कौन से मुद्दे होंगे और उसका गठबंधन कौन करेगा या नेतृत्व की अगुवाई कौन करेगा, वो तो बात की बात है। आज तो सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने अपनी नेतृत्व में ये बात सिद्ध हो गई है कि हमारी कांग्रेस की अगुवाई में ये सब नेता इकट्ठे हुए जनता के प्रश्न रखने की बात को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। योगेश जी ने जो बात कही कि 2024 में कौन नेतृत्व करेगा, उसका अभी से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2013 में मोदी जी आएंगे ऐसा भी कोई अंदेशा नहीं था। 2012 में लेटर स्टेज पे जो डेवलपमेंट होते हैं वो उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख के, और ये जो 19 पार्टीज इकट्ठा हुई है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ अलायंस में रह चुकी हैं। पिछली सरकार के दौरान हमारे साथ काफी हमारे विरोध में जो पार्टी थी वो भी ये मीटिंग में हाजिर थी। तो वी आर गैदरिंग अलायंस। अभी का जो मुद्दा है, अभी जो विरोध पक्ष इकट्ठा हो रहा है वो तो जनता के इश्यूज के लिए इकट्ठा हो रहा है। भारत देश की जनता मर रही है, पीस रही है। भारतीय जनता पार्टी के एरोगेंस में जो जनता पीस रही है, उनको रोजगार का प्रश्न सबसे बड़ा है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न सबसे बड़ा है। हम पाकिस्तान से पिछड़ रहे हैं, हम बांग्लादेश से हमारी कंपैरिजन हो रही है, हम इंडोनेशिया से हमारी कंपैरिजन करने पर आ रहे हैं, हम चाइना अमेरिका से कॉम्पीट करने की बजाय हम ऐसे लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं जो हमारे आसपास भी कहीं नहीं फटक रहे थे। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम 2014 के पहले जा रहे थे, वो आज कौन से पायदान पे खड़ा है? रैंकिंग बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस का रैंकिंग रेशियो में हमारे नीचे चला जा चुका है। वर्ल्ड बैंक ने हमारे जो क्रेडिबिलिटी है उसको नीचे लाके खड़ा दिया है। पर इंडियन पासपोर्ट का जो स्ट्रेंथ है वो भी खो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी देश को स्ट्रॉन्ग सिर्फ व्हाट्सएप में ही दिखा रही है, बाकी तो देश को अंदर से खोखला किए जा रही है। तो विपक्ष इकट्ठा हुआ है जनता के प्रश्न को लेकर। कांग्रेस एक जिम्मेदार और बड़ी पार्टी होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि सबको इकट्ठा करके कॉमन एजेंडा पे ले जाके सरकार के सामने बात करे, और रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। लोगों के, जनता के मुद्दों को रास्ते पर ले जाने की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि ये एरोगेंट सरकार, भारतीय जनता पार्टी की एरोगेंट सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बोलूंगा, उसकी तो सरकार ही नहीं है, सरकार तो मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। तो वो सरकार जो है संसद में विपक्ष की बात सुनना नहीं चाहती है। संसद में विपक्ष की बात सुनने की बजाय ठिठोली होती है, एरोगेंस से सबको हरदूत किया जाता है। तो जनता के दरबार से बड़ा कोई दरबार नहीं है। 19 विपक्षी पार्टियां जनता के मुद्दों में एक है, कांग्रेस की अगुवाई में लीड ले रही है, सोनिया जी की अगुवाई में, राहुल गांधी जी की अगुवाई में हम लोग जनता के जो मुद्दे हैं, हम जनता के लिए लड़ने के लिए ये पार्टी, ये सत्ता के लिए सिर्फ पार्टी नहीं है। 5 साल सत्ता से दूर रहेंगे तो पार्टी बंद नहीं हो जाती है। जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए अगर रास्ते पर उतरना पड़ा, रोड पर उतरना पड़ा, आंदोलन करने पड़ेंगे, तो ये सब पार्टीज मिलकर आंदोलन करेंगे। जी योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर सोनिया गांधी ने ये जो वर्चुअल मीटिंग थी उसमें ये भी कहा था कि 2024 के चुनाव की तैयारी में सबको लगने को कहा। क्या लगता है, क्योंकि 2024 अभी काफी दूर है, उससे पहले काफी राज्य में विधानसभा के चुनाव भी आएंगे, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ की भी जो लोकल पार्टी अगर शामिल होती है तो कहीं ना कहीं उस राज्य में जो इफेक्ट होगी या उस राज्य में जो आमने सामने होगा उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोनिया जी ने आज जो मीटिंग बुलाई, मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है कि सब विपक्ष इकट्ठे होते हैं और भाजपा के जो कमियां है वो दिखाने में करेंगे। जैसे प्रज्ञेश भाई ने तो पूरा लिस्ट बता दिया कि भाजपा ने ये नहीं किया, एरोगेंस है, ये है, वो है, कोविड है, अपना रेटिंग नीचे आ गया। ये सही बात है। तो इन भाजपा को अभी दूर करने के लिए कांग्रेस मजबूत होवे तभी चलेगा, लेकिन सब पार्टियां मिलके भी कुछ करती है तो एक अच्छी बात है।
लेकिन जी 2024 की बात तो दूर है, उन्होंने बताया कि कौन उसमें लीडर बनेगा, किसका चेहरा आगे आएगा प्राइम मिनिस्टर के रूप में, वो 2024 की बात है। अभी 2022 में गुजरात, यूपी वगैरह कई जगह, कर्नाटक वगैरह कई जगह पर विधानसभा की इलेक्शन आएगी, उसके लिए आप इकट्ठा छह हो। स्टेट में। वहां पर तो कम से कम भाजपा को आप बताओ कि भाई हम लोग भी है, तो ये सब इकट्ठा होके करे तो कोई अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि सबका गोल एक ही है, भाजपा को हटाओ, बाकी प्रजा की चिंता करने का किसी को पड़ी नहीं है। जैसे कि कांग्रेस के 2-3 स्टेट में भी गवर्नमेंट है अभी, तो वहां पर जी उन लोगों ने कोविड में क्या किया? गुजरात में ठीक नहीं किया, बंगाल में ठीक नहीं किया, तो राजस्थान में भी कैसा ठीक किया था, वो भी आपको देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में क्या था? तो सभी जगह कोविड के बारे में सब लोगों ने एक ही प्रकार का काम किया है। प्रजा बहुत पीड़ित हुई है, जिसके स्वजन गए हैं उनको पूछो कि क्या जी क्या क्या अभी हमको दुख होता है। ये किसी को नहीं पड़ी है। अभी तो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के लिए हमें कुछ करना है, तो मेरा तो यही राय है कि स्टेट इलेक्शन के लिए आप कुछ कर दिखाओ, तो 2024 में आप आगे कुछ बढ़ सकते हो। लेकिन पहला ये अभी आपका टेस्ट हो जाएगा स्टेट इलेक्शन में, जी विधानसभा में आप क्या करते हो, विधानसभा में कैसे मेजोरिटी लाते हो। प्रज्ञेश जी ने बहुत बताया कि ये ठीक नहीं हुआ है, तो अगर ये ठीक नहीं है तो आप क्या करेंगे तो वो जी ठीक हो जा। जी जी अपनी इकोनॉमी अभी ठीक नहीं है, तो इकोनॉमी के लिए आप क्या करना चाहते हो, जी इसके लिए बिल्कुल कोई उपाय बताओ, तो जनता आपको जी वोट देगी। जी लेकिन आपके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि इसका ये खराब है मुझे जवाब नेगेटिव, तो देने वो दीजिएगा सब इसका। जी 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 हाँ हाँ जी हाँ, योगेश जी प्रज्ञेश की भाई। बात तो कंप्लीट होने दीजिए, प्रज्ञेश जी आपकी ओर भी आऊंगी। जी योगेश जी कंटिन्यू कीजिए। तो इसका इसका कोई नेगेटिव बात करो वो तो ठीक है, कुछ पॉजिटिव बताओ। प्रज्ञेश जी, एक बात है, मैं न भाजपा का समर्थक हूं, न कांग्रेस का, न कोई पार्टी का, जी लेकिन न्यूट्रल रूप से मैं बताता हूं कि कुछ पॉजिटिव बताओ। हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, इससे भारत का फायदा होगा, इकोनॉमी सुधरेगी, आरोग्य के बारे में हम कुछ करेंगे, तभी पब्लिक आपको वोट देगी। तो ये जी करने की पहले जरूर है। जी 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 प्रज्ञेश जी, यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या। अग्री 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 योगेश जी की जी बात का मैं एक छोटी सी बात का जवाब देना चाहता हूँ। कोविड जी के समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, केओटिक काम किया, वो तो लोगों ने देख ही लिया और आपने भी आपकी बात में बयां कर दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोविड के एडमिनिस्ट्रेशन के कोविड को हैंडल करने के टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में हमारी गवर्नमेंट ने जो काम किया था, गहलोत जी ने काम किया था, वो प्रधानमंत्री जी ने अपनी मीटिंग में उसकी सराहना की थी और नेशनल लेवल पे ये कहा था कि जयपुर मॉडल जो है उसको फॉलो करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से लड़ सके। छत्तीसगढ़ का भी जिक्र हुआ था कि छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, वहां का भी जिक्र हुआ था कि छत्तीसगढ़ ने जो रिफॉर्म्स किए हैं, छत्तीसगढ़ ने जो मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए जो रिफॉर्म्स किए हैं लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटलाइजेशन फ्री कर दिया था, सरकार ने खर्चा लेने जी का वायदा भी किया जी था, ये जी कांग्रेस ने किया लेकिन था। ये जो छत्तीसगढ़ हमने में किया उसकी डॉक्टर बात हो हड़ताल पे भी उतरे थे। गई। 10 सेकंड। जी जी ये जो जी हमने प्रज्ञेश जी की, दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं कि अभी सरकार में हम नहीं है, क्योंकि हम सरकार में अभी नहीं है। हम जो करना चाहते हैं वो हम सत्ता में आएंगे तब करेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो पक्ष है वो हम सरकार को सलाह सूचन दे सकते हैं, लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी की एरोगेंट सरकार और मोदी जी की एरोगेंस, ये नहीं नहीं, माननीय मनमोहन सिंह जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति की प्रज्ञेश जी, सलाह भी आप नहीं लेना सत्ता में चाहती है, आओगे तो क्या करोगे? ठिठोली आप करना क्या चाहती करोगे है। वो बताइए। हम सलाह लेना चाहते हैं, हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि इतने इतने रिफॉर्म्स करने चाहिए। हमने जनता के लिए प्रश्न उठाए कि अगर इकोनॉमी अगर ठीक नहीं जा रही है तो रिफॉर्म पैकेज चाहिए, 20 लाख करोड़ के झुंझुने जैसे पैकेजेस नहीं चाहिए। हमने बहुत सारे सजेशंस किए, हमने सरकार के ऊपर दबाव बनाया। हमने जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोविड पेशेंट्स को 4 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए, चाहे कुछ भी दो लेकिन जी मुआवजा सुप्रीम कोर्ट देना ने चाहिए, कहा कि मुआवजा जरूर मिलना चाहिए, राशि की अभी जरूर जरूर बात मिलना चाहिए। तय। जो लोग गुजर गए हैं जी उनको जरूर मिलना चाहिए। ये मुद्दा कांग्रेस ने ही उठाया था। तो हम लोगों ने जनता के लिए, जनता को जो हम विरोध पक्ष के तौर पर हम जो कर सकते हैं वो पूरा पूरा करने की हम कोशिश करते हैं, और जहां जी पर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम जी रोड पे जाएंगे।
फाइनली डिसीजन तो जनता को देना है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट है, वो जनता की कोर्ट है, और जनता की कोर्ट में जनता वही देखती है कि जनता जब 2024 में आएगी तो जनता यही देखेगी कि गला किसने दबाया था, कौन हमारे गले दबा हुआ गला छुड़वाने के लिए काम कर रहा था। तो उसमें कांग्रेस ने डेफिनेटली काम किया है, अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति है जो विरोध पक्ष का कभी भी सराहना नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी विरोध पक्ष के लिए दो अच्छी लाइन नहीं बोल सकते हैं, चाहे नेहरू जी हो, आप बता रहे थे कि जयपुर मॉडल की सराहना की, क्या बात कर रहे हो प्रज्ञेश जी? अभी कुछ देर पहले आप जयपुर मॉडल की प्रशंसा की वो बोल रहे डिजिटल थे। इंडिया के पायनियर राजीव गांधी जी है, उनको याद करने से भी जो प्रधानमंत्री चुके हैं उनसे विपक्ष के बारे में दो अच्छे शब्द की हम कोई आशा नहीं रख रहे हैं। हम सीधा स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम जनता के मुद्दे उठाएंगे। हमने अपना गवर्नेंस हमारी जहां पर सरकारें है वहां पर दिखाया है। पंजाब में दिखाया, छत्तीसगढ़ में दिखाया, राजस्थान में दिखाया, मध्य प्रदेश में जब हम कोविड से लड़ रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार टॉपल करके स्टेट को अनस्टेबल करके लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। वो भी जनता देख रही है और आगे के समय में भी देखेगी। जी प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात जब ये मीटिंग की हो रही है तो उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जाता है। ये बात भी हुई थी मीटिंग में, क्या कहना चाहूंगे? इसमें ये शुरू से हमारे देश का कल्चर रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जब शासक पक्ष अलग अलग होता है तो उसमें भेदभाव की नीति रही जाती होती है। उसको परिवर्तन लाने में प्रजा का योगदान चाहिए। बाकी जो शासक पक्ष होता है वो कभी भी राज्य सरकार दूसरी होवे तो उसको कमजोर करने की कोशिश करता है। और दूसरी बात मैं प्रज्ञेश जी से कहूँगा कि उनका जो एजेंडा जो 19 पार्टियों का है उसमें शिवसेना भी आ गई, वो भी एक बड़ी बात है कि भाजपा का जो महत्व का रोल निभा रही है ऐसी पार्टी शामिल हुई है। वो कांग्रेस की एक रणनीति को उन्होंने स्वीकार किया है उनकी हाजिरी से। लेकिन जो प्रजा के समस्या है वो समस्या का सॉल्यूशन कैसे रहे, समस्या सबको मालूम है क्या है, प्रजा भी जानती है, 19 पार्टियां भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है। अब जहाँ पर कांग्रेस थी विरोध पक्ष की भूमिका में राज्य सरकारों में, वहाँ पर कोविड के मामले में विरोध हुआ होगा, लेकिन कितनी बार जो है उनको विरोध का सरकार ने मान्यता नहीं रखी। और ये नेचुरल है कि जो शासक पक्ष है वो सपनों के सौदागर ही रहते हैं, पॉलिटिक्स में ये देखा गया है। और डर का मार्केटिंग अभी चल रहा है, पब्लिक समझती है। जो प्रज्ञेश जी ने बताया वो बात बिल्कुल सही है कि हमारी बैंकों की हालत खराब है, इकोनॉमी खराब है, या कोविड का प्रश्न है, दूसरी सब शिक्षा का बात है, आरोग्य की बात है, सब में प्रजा दुखी है, पीड़ित है। भाई उसके सॉल्यूशन कैसे आएगा उसका विवरण आज की बैठक में होना चाहता था, ऐसा मेरा मानना है कि वो विवरण नहीं हुआ है कि इसका एक चीज है कि भाजपा प्रजा को पसंद नहीं है, ये बात हकीकत है। और प्रजा नेतृत्व तो बदलना चाहती है, उसने मन बना लिया है प्रजा ने कि हमको भाजपा को वोट नहीं देना है ऐसा। लेकिन उसके सामने विकल्प जो है, परिणाम लक्षी विकल्प प्रजा के सामने नहीं रखा गया है आज की मीटिंग में। अब आगे रखा जाएगा तो प्रजा चाहती है कि हमको परिवर्तन चाहिए, ये बात तो निश्चित है। अब दो चीज होगी, या तो भाजपा को अपना 2024 अभी दूर है, विधानसभा की इलेक्शन कुछ राज्यों में होंगे तो उसमें जो बीजेपी को अपनी भूमिका मजबूत करेगा। इस तरह से कांग्रेस को जहाँ पर विरोध पक्ष है उसकी भूमिका इतनी मजबूत होनी चाहिए कि प्रजा को परिवर्तन का सहारा कंपलसरी लेना पड़े और प्रजा की विश्वसनीयता कांग्रेस में फिर से उठे। अब वो विरोध पक्ष और शासक पक्ष की भूमिका का निर्णय प्रजा लेगी कि उसमें से उनको कितना विश्वास है और कितनी पारदर्शिता से वो काम करते हैं, ये देखना महत्व का काम है। प्रजा यही देखेगी और उनको अभी अभी प्रजा के प्रश्नों को समस्याओं का सबको मालूम है, इस समस्या का समाधान क्या है उस पर डिस्कशन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब इतनी सारी पार्टी इकट्ठा होती है, हर पार्टी के बड़े नेता इकट्ठा होते हैं, कहीं आगे जाके ये समस्या ना हो कि स्ट्रेटेजी किसकी इम्प्लीमेंटेशन में रखी जाए, क्योंकि सबके ओर से सबके सुझाव कुछ अलग होंगे लेकिन चलना सबको एक ही रास्ते पे होगा, कितना डिफिकल्ट?
ये अलग अलग पार्टियां, उनकी विचारधारा अलग अलग है, उनकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है, उनका नेतृत्व अलग अलग है, लेकिन ये इकट्ठा हो जाए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ बना दे। और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रज्ञेश भाई ने बहुत से माइनस पॉइंट गिना है और हम भी जानते हैं। प्रकाश भाई ने तो ऐसे बोल दिया कि प्रजा अभी चाहती है कि भाजपा को हटाओ, लेकिन प्रजा के पास ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? विकल्प आप पूरे देश की बात करो तो पार्लियामेंट की 500 सीटों में कोई ऑप्शन है किसी को लाए? 303 सीटें भाजपा को मिली थी, तो वो क्या कारण से मिली थी? बाकी कोई ऑप्शन नहीं मिला। और अभी आपके पास पूरा टाइम है, उसका ऑप्शन मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो गलतियां की, इकोनॉमी खराब हुई, हेल्थ में प्रॉब्लम हुआ, वो सुधार करने के लिए आपके पास क्या विकल्प है? आप कौन सी नीति बनाना चाहते, उसमें कुछ बताओ। कि चलो एजुकेशन के लिए अभी गवर्नमेंट में नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसमें अभी एजुकेशन का कोई फायदा होगा या नहीं? बाकी तो आज मैं मेरे आसपास में देखता हूं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो एजुकेशन लेते हैं, उसके मन में एक ही गोल है कि हम कैसे भी तरह से ये देश छोड़ के अमेरिका में जाए, वहां नहीं जाएंगे तो न्यूजीलैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। तो ये देश में रहने के लिए उनको कोई अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए और एजुकेशन के बाद उनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये आपका इसके लिए क्या उपाय है, वो बताओ। भाजपा के पास कोई उपाय नहीं है, वो 7 साल में हमने देख लिया। तो ये इसका कुछ उपाय बताओ। हमारे कितने साइंटिस्ट आज नासा में देखो तो परसेंटेज में अपने साइंटिस्ट ज्यादा है, तो ये साइंटिस्ट भारत के लिए क्यों काम नहीं कर सकते? हम लोग मंगल पर पहुंच सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी तो भाजपा ने एक काम किया है, बड़ा काम किया है कि जो भी फिगर है उसको वो दबा देती है। तो ये इतने टाइम में कितने साइंटिस्ट ने सुसाइड किया, और कारण क्या था कि उनकी इंटेलिजेंस जो है, उनकी जो आवड़त है, उसका उपयोग नहीं किया गया। उनको किसी न किसी तरह से ये ब्यूरोक्रेसी में आगे नहीं आना दिया। तो ये सब सुधार करने की जरूर बहुत है और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर सकती है, वो सत्य है। तो इसके लिए आप कोई उपाय बताओ कि हम ऐसा करेंगे और सब पार्टियां मिलके इसके पर विचार करो। भाजपा को हटाना है तो भाजपा के बदले आप क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसकी बात करो। वो अगर करेंगे तो पब्लिक आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। बाकी नेतृत्व के बारे में तो बाद में कितना झगड़ा होगा वो तो टाइम ही बताएगा। पास्ट में भी हमने देखा है कि वो हुआ था। मोरारजी भाई जैसे ही अच्छी गवर्नमेंट चला रहे थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने कुछ निकाला, संघ का निकाला, ये निकाला करके वो गवर्नमेंट टूट गई और रिजल्ट क्या आया? तो इस तरह से ये जो लोग इकट्ठे होते हैं उसमें नेतृत्व का प्रश्न भी अभी सॉल्व नहीं करेंगे तो ये कितनी भी बार मीटिंग करेंगे, कुछ उसका परिणाम आने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। प्रज्ञेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न मेरा यही रहेगा कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि 2024 को अभी देर है, तभी डिसाइड होगा कि नेतृत्व कौन करेगा, लेकिन जैसे अगर आप बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो शायद यहाँ पे गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तभी से उन्हें पता था कि मुझे कहाँ जाना है और उन्होंने उसी तरीके से ही अपनी छवि बनाई थी, लोगों तक गए थे। यानी आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रचार और प्रसार भी इतना ही जरूरी है? चाहे वो भले आपको पॉजिटिव वे में जाना है, लेकिन आपको जनता को कुछ तो दिखाना होगा, आपको बताना तो होगा कि कौन रहेगा आगे। अगर ये प्रधानमंत्री है, इनमें क्या खूबी है, अगर ये देश का नेतृत्व करेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे, किस तरीके से रहेंगे, यानी आपको कहीं ना कहीं किसी को तो आगे करना ही होगा। देखिए, आपकी बात से मैं पूर्णतः सम्मत नहीं होता हूं, लेकिन पार्शियली मैं आपसे एग्री करता हूं। योगेश जी ने जो बात कही, प्रकाश जी ने जो बात कही, उसको पकड़ते हुए मैं ये लेके जाता हूं, अगले साल में करीबन 6 स्टेट्स में विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। जी बिल्कुल।
6 विधानसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं। अभी थर्ड वेव की हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा। जी दो वेव में देश की हालत खस्ता हो चुकी है, लोग परेशान हो चुके हैं। थर्ड वेव जब आने का हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं तो अभी विपक्ष की पार्टी को अभी प्रायोरिटी देखनी है कि आज की डेट में 2024 में कौन नेतृत्व करेगा, उसकी लड़ाई में नहीं पड़ना है, उसकी चर्चा में नहीं जाना है। अभी फिलहाल ये देखना है कि देश को आगे के समय में सुचारू रूप से ट्रैक पर कैसे लाया जाए। जो बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारी है, संस्थान हम बेचने के कगार पर है, देश की अस्कयामतों को बेचने की कगार पर हम जो बैठे हैं, उसमें से सरकार को, ये भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को कैसे पहले रोका जाए, नहीं तो देश ही नहीं बचेगा। 2024 तक ये लोग देश भी रहने देंगे कि नहीं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। देश की इकोनॉमिक हालत इतनी खस्ता करके 7 साल में इतनी खस्ता कर चुकी है, इतनी डेप्थ इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो अभी फिलहाल प्रायोरिटी की बात है। प्रायोरिटी में अभी आता है कि देश को इस बिगड़ी हुई परिस्थिति में सरकार के ऊपर दबाव बना के, सरकार के ऊपर एकजुट विपक्ष बन के प्रेशर खड़ा करके सरकार को ट्रैक पर कैसे लाया जाए। सरकार की एरोगेंस को दबाने के लिए विपक्ष एकजुट जो हुआ है वो सरकार की एरोगेंस की वजह से हुआ है। सरकार अगर संसद में चर्चा करती, खुले मन से चर्चा करती, तो विपक्ष के लोग वहां पर चर्चा करने नहीं गए थे कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। विपक्ष के जो लोग जो संसद में चर्चा करना चाहते थे वो देश के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। हमारी आज की डेट में प्रायोरिटी देश के मुद्दे ही है। चुनाव के टाइम पे हम चर्चा करेंगे, उचित समय पर उसकी भी चर्चा होगी। अगले साल में 6 विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। हो सकता है कि उस समय पे बहुत सारे गठबंधन गठजोड़ हो सकते हैं, उसका प्लेटफॉर्म अभी बन रहा है। उस तो अभी 2024 की बात करना, 6 स्टेट के इलेक्शन जब सर पे हैं, 2024 तो से अभी पहले थोड़ा जल्दी जितने होगा। इलेक्शन आएंगे उसमें भाजपा वर्सेस ऑल ऐसा ही दिखेगा। मतलब अब विधानसभा स्थानिक हम की भी बात कर ले, क्योंकि ये बहुत अहम होता है, क्योंकि भाजपा केंद्र तक ऐसे ही नहीं गया, उसने हर पहले राज्य पर गया। जी, आपकी पूरी बात का अगर एक लाइन में जवाब अगर मुझे देना है तो मैं ये कहूंगा, इट इज नॉट भाजपा वर्सेस ऑल, इट इज अ टोटल फेल्ड गवर्नमेंट वर्सेस द ऑल एंटायर इंडिया ऑफ 135 करोड़। 135 भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं, लेकिन उनको पता है कि मोदी जी के अलावा उनके पास कोई है नहीं, कुछ पॉलिसीज भी नहीं है, ना आगे के देखने की दूरदृष्टि है, ना देश को चलाने की सक्षमता है। तो इट इज नॉट अबाउट भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल। कैओटिक सरकार जो है, एरोगेंट सरकार है, फेलियर सरकार है, देश को खड्डे में डाल देने वाली जो सरकार है, उसके सामने पूरा देश धीरे धीरे करके एकजुट हो रहा है। और मैं योगेश जी को और प्रकाश जी को यकीन दिलाता हूं कि जनता समझ चुकी है। जनता ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 2014 में, एक ऑल्टरनेटिव देख के। मोदी जी ने जितने यू टर्न लिए हैं, जितनी बातें बोल के वो सरकार में हैं, वो सब बातों से आज की डेट में मुकर चुके हैं। वो जनता भी देख रही है, जनता ने दूसरी भी अपॉर्चुनिटी दे दी, लेकिन आज की डेट में जो कंडीशन है वो जनता देख रही है। जनता बड़ी गंभीरता से इस बातों को देख रही है। विपक्ष अपने एजेंडा पर कायम है। विपक्ष का एजेंडा है लोगों को जनहित की जो बात करनी है, वो अभी विपक्ष की प्रायोरिटी में है। आज हम 2024 में कौन सरकार बनेगा उसकी बात में नहीं जाना चाहते हैं। हमारी प्रायोरिटीज क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी का जो ज्ञान होता है वो तो ऐसा है कि 2014 में इलेक्शन जीते तो 2019 में व्हाट्सएप मैसेज क्या भेजना है वो उसकी तैयारी में लग जाते हैं। हम जनता के प्रश्नों को उठाना चाहते हैं, जनता को सुखाकारी कैसे दे सकते हैं उसकी बात रखना चाहते हैं उचित समय पे। पॉलिटिकल पार्टीज हैं हम लोग, हम कोई भजन मंडली खोल के नहीं बैठे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे हमको पता होना चाहिए कि अभी हमारी कौन सी प्रायोरिटीज है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के इश्यूज को एड्रेस करने की बजाय रैलियां निकालने में व्यस्त है। उनको उत्सव करना है। जब गुजरात जैसे स्टेट में लाखों लोग मरे हैं, लाखों लोग पीड़ित हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने चीफ मिनिस्टर के उत्सव मनाती है। कौन सी सवाल उठाओगे तो वैसे आपको जवाब भी तैयार रखना जनता, हमारा एजेंडा क्लियर है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो कैओटिक, एरोगेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उसको मुद्दा बना के जनता को दिखाएंगे कि ये जनता, ये ऐसे काम होना चाहिए था, ये भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया है।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हम दबाव बनाएंगे कि जनता को इतनी रिलीफ आपको देनी पड़ेगी। उसके लिए चाहे कांग्रेस और साथी विपक्षी पार्टियों को रास्ते पर जाना पड़े, आंदोलन का मार्ग उठाना पड़े, तो उठाने के लिए तैयार है। उसका बेस आज की मीटिंग में रखा गया है और सोनिया जी की अगुवाई में रखा गया है। जी जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? अगर हम तीन पार्टी की बात करते हैं जो नजर नहीं आई है, एक है सपा, एक है बसपा और एक है आम आदमी पार्टी, क्या इसका गणित हम यूं समझे कि कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, कहीं पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, गुजरात में भी चुनाव आने वाला है, यानी कहीं ना कहीं वहां पर भी टकराव होना ही है? अगर ये एकजुट अभी इस मंच पर हो जाते हैं, लेकिन क्या गारंटी कि जब राज्य पे सत्ता की बात आएगी तब वो गठबंधन में ही जाएंगे? वो अकेले भी तो लड़ सकते हैं, और जब अकेले लड़ने की बात आती है तब कहीं ना कहीं आमना सामना तो हो ही जाएगा। शायद यही कारण रहा कि पहले उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, इसीलिए सपा बसपा और आप अभी थोड़ा दूर रहना चाहती है। जी प्रकाश जी। इसमें जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है उसमें बसपा और बहुजन समाज पार्टी वो दूर इसलिए रह रही है कि उनको ऐसा है कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, जी जबकि आम आदमी पार्टी का एजेंडा कुछ अलग नजर आता है। वो भी जो है गुजरात है दूसरी जगह पर वो अपना प्रचार करके और कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने पहले दिल्ली में किया, ऐसा कुछ उनका रणनीति का क्षेत्र लगता है। और दूसरी चीज जो प्रज्ञेश जी को मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो नेतृत्व है, जो उनका प्रजा ने स्वीकार किया है, वो पूरा का पूरा का एक वो पॉलिटिकल साइंस के अभ्यासी है और प्रजा की मानसिकता को वो समझ चुके हैं मोदी जी। तो जो प्रजा की मानसिकता को समझ चुके हैं उसके ऊपर जो विकास की बात होती है और विकास नहीं होता है, लेकिन विकास की बात पे जो कौमवाद और जातिवाद पे और सांप्रदायिक पे पे ये वो सरकार बनी हुई है ऐसा लगता है। क्योंकि जो दूसरी परिस्थितियां है इसके अलावा, जातिवाद और कौमवाद के अलावा, वो परिस्थितियां बिल्कुल कमजोर है। उसमें कोई भी जो आर्थिक नीति है या शिक्षा का प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने बनाया 2009 में, और कांग्रेस ही जो विरोध नहीं कर पा रही है कि आरटी हमारा कायदा था और गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। जी कांग्रेस विरोध करती है, मैं ऐसा नहीं, लेकिन उसको विरोध सफलता पूर्वक करना चाहिए जिससे प्रजा को लगे कि विरोध जी करने से परिणाम आया। अभी प्रजा को ऐसा लगता है कि विरोध करने से कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसके लिए प्रजा जो है विचलित लुक एंड गो में है। आपको कुछ ऐसा प्रावधान रखना चाहिए विपक्ष को कि हम बिन सांप्रदायिकता को प्राधान्य देंगे, लेकिन बिन सांप्रदायिक को कैसे देंगे और सांप्रदायिक ताकतें क्या नुकसान पहुंचाती है वो भेदभाव आपको रखना होगा, वो भेदभाव समझाना होगा प्रजा को क्या भेदभाव है। दूसरी चीज, आपको जो विपक्ष है उनको क्रिमिनल और इकोनॉमिक क्रिमिनल और हार्डकोर क्रिमिनल को टिकट देने का नहीं देंगे ऐसा मान उनको प्रचार करना चाहिए और आश्वासन देना चाहिए कि हमारे पक्ष में कोई भी आदमी, क्योंकि संसद में इतने लोग बैठे हैं उसके जी अंदर गलत क्यों होता है, ब्यूरोक्रेसी और प्रशासन है उनका भी अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी सरकार का नहीं मानती है या ब्यूरोक्रेसी जो करती है उसको सरकार को मानना पड़ता है, तो ये विरोधाभासी पोजीशन में देश चल रहा है। लेकिन मुख्य चीज ये जातिवाद और कौमवाद को आप कैसे उसको खुलासा करेंगे उसका आपको जाहिरात करना चाहिए। यदि आपको विपक्ष को सत्ता पे आना है और प्रजा का भला करना है तो अभी की सरकार नहीं कर रही है, वो सबको जी मालूम है जी कि अपने कर्ज लेकर के वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मूडीज ने जो रेटिंग किया है जी उसमें तकलीफें है, बैंकों की स्थिति खराब है, मर्जिंग का प्रॉब्लम है और कई समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड रास्ते की जी समस्या है। भले जो विकास हुआ है वो कर्जे के नीचे हुआ है, आज प्रत्येक नागरिक के ऊपर बोझा बढ़ रहा है, तो वो विकास को विकास नहीं कह सकते। ऐसा विपक्ष को कुछ जी ऐसा कॉन्क्रीट लाना चाहिए, जी चाहे वो कुछ भी हो, जो प्रजा को एक बार भरोसा जी बैठे कि हम कुछ नेतृत्व परिवर्तन कर रहे जी हैं तो हमारा भला होगा। ऐसा प्रजा को आश्वासन आप दे सकते हैं जी तो ही प्रजा आपको वोट करेगी, विपक्ष को या
जो विपक्षी संगठन को या किसी भी पार्टी को, प्रजा को कुछ आशाएं लगेगी, वो मोदी जी ने उनके भाषण में हमेशा आशाएं, सपनों के सौदागर है, अच्छा बोलना जानते हैं और अच्छी उनके पास जो रणनीति है पॉलिटिकल, उसका वो भरपूर उपयोग कर रहे हैं और प्रजा की मानसिकता को मनोवैज्ञानिक ढंग से वो समझते हैं। वास्तविकता कुछ अलग है और मनोवैज्ञानिकता अलग है। आपको ये भेद दूर करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। पूर्णेश जी, मैं आपको जी मुद्दे की बात बता रहा हूँ, प्रजा का आवाज, वॉइस ऑफ जी पब्लिक बता रहा हूँ आपको। जी आपको जी ये चेंज लाना पड़ेगा। जी योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि जब सारे विपक्ष एकजुट हो जाएंगे या हो रहे हैं, तब सत्ता पक्ष क्या कर रहा होगा? यानी बीजेपी भी इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगी। क्या लगता है क्या होगा आगे? जी योगेश जी। देखिए बीजेपी का जो प्रभाव पूरे देश में है, कुछ स्टेट उसमें नहीं है, फिर भी ओवरऑल जो प्रभाव है वो आज भी टिका हुआ है। हाँ, थोड़ा कम हुआ है कोविड के कारण, कुछ पॉलिसियों के कारण, लेकिन उनके पास जो दो जादूगर है, वो विपक्ष के पास कौन है? जी अमित शाह और मोदी जी, ये दोनों मिलके कुछ कर सकते हैं। ऐसा करिश्मा विपक्ष के पास किसके पास है? कौन सी पार्टी? कांग्रेस देखो, शिवसेना देखो, ये देखो, सबका कुछ प्रभाव है। मानो शिवसेना का है तो महाराष्ट्र के सीमित है, तो ऐसे ये नहीं चलेगा। पूरे देश में नेशनल लेवल पर वो कुछ लीडरशिप चाहिए, ऐसा कोई प्रभाव होना चाहिए। प्रकाश जी ने बहुत अच्छा बताया कि मोदी साहब क्या है कि उनकी रणनीति, उनकी ऑरेटरी और उनकी जो राजकारण की पॉलिटिक्स का समझ, बिकॉज ही इज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, तो वो जो बात है वो नेक्स्ट इलेक्शन में स्टेट के बारे में या तो 2024 के इलेक्शन में ये जरूर प्रभावित करेगा सबको। लेकिन अगर उनकी फेलियर गिनाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं गुजरात की बात करूं, उनकी फेलियर गिनाते हुए भी कॉरपोरेशन, पंचायत, तालुका पंचायत सब इलेक्शन हार गए। तो ये फेलियर की बात मत करो, फेलियर है, प्रजा भी जानती है, लेकिन उसका उपाय क्या है वो आप बताएंगे, तभी आपके लिए प्रजा को कुछ सॉफ्ट कॉर्नर होगा, बाकी तो कुछ है नहीं। और प्रजा, जैसे प्रकाश भाई ने बताया कि पूरे देश में भाजपा से लोग थक गए, तो उसका कोई विकल्प चाहिए। प्रजा विकल्प ढूंढ रही है और ये अच्छी बात है कि आप मिलके कुछ विकल्प की योजना कर रहे हैं। अगर उसमें आप सक्सेसफुल हुए तो मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में डेफिनेटली कोई अच्छा चेंज आएगा। जी प्रज्ञेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पे जब भाजपा की बात होती है, भले ही सारे विपक्ष बोलते हो, चलो आम जनता भी मानती है कि शायद भाजपा की मार्केटिंग टीम बड़ी स्ट्रांग है। यानी कुछ भी अगर वो करते हैं तो तुरंत ही वो दिखा भी देते हैं कि ये सब कुछ किया है, ये हमने ही किया है, और हम नहीं होते तो ये मुमकिन ही नहीं होता। हम प्रचार प्रसार की पूरी बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझना भी जरूरी है। जैसे अगर कांग्रेस कुछ करती है या और कोई पार्टी कुछ करती है या फिर ये क्या करने वाली है, वो लोगों को समझ में आएगा तो लोगों के मत मिलेंगे। पहले तो होता है कि लोगों का विश्वास कैसे जीता जाए या लोग कैसे भरोसा बिठाए, यानी उसके लिए क्या आगे की प्लानिंग, और इसके लिए जरूरी यही होगा कि आपको एक छवि तो आगे करनी ही होगी, वरना लोग शायद एंड तक नहीं समझ पाएंगे कि कौन। ठीक है, सारी पार्टी एक है, लेकिन दबदबा तो प्रधानमंत्री का ही रहेगा। प्रधानमंत्री कौन? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं हूं, इसलिए बड़ी विनम्रता से आपकी बात भी सुनूंगा। और योगेश जी ने और प्रकाश जी ने जो काफी अच्छे सजेशंस भी दिए, उससे मैं इत्तेफाक भी रखता हूं और उसको मैं एग्री भी करता हूं कि उन्होंने अच्छे सजेशंस दिए कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। मैं उनका स्वीकार करता हूं, बड़े मन से उन्होंने अच्छे हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स भी दिखाए, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ये भी उनसे मैं वादा करता हूं। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष, आपका एक बहुत ही बढ़िया सवाल था कि जो आपने मुझे नहीं पूछा, फिर भी मैं जवाब देना चाहता हूं कि विपक्ष जब इकट्ठा होगा तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी।
सत्ता पक्ष भारतीय क्या कर रहा जनता है? पार्टी का जी, तो पुराना हथकंडा रहा है, कहीं पाकिस्तान के फेक वीडियो उठा के लेके आएंगे, कहीं बांग्लादेश के फेक वीडियो उठा के लेके आएंगे। ये तालिबान के कुछ लोग जो हैं, 4-5 दोस्त लोग बंदूक लेके डांस कर रहे हैं, उसके भी वीडियो उठा के लेके आएंगे। यूपी जी, का इलेक्शन आ रहा है, तो मुस्लिमों के ऊपर, जी, माइनॉरिटी के जी, ऊपर हो यानी सके आपको लगता उसमें है कि तालिबान का डर लगेगा। दिखाया जाए। बाबर भी आ जाएगा, गाजी भी आ जाएगा, अकबर भी आ जाएगा, औरंगजेब भी आ जाएगा, 600 साल पहले किसने क्या किया था उसकी बातें भी आ जाएगी। लेकिन ये बात नहीं बताएंगे कि कोविड में किसको क्या मुआवजा दिया जाएगा या कोविड में जनता को। ये भारतीय जी, जनता पार्टी यही कर रही है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस एक पक्ष है, बाकी विपक्षी पार्टियां एक पक्ष है जो आपकी बात कर रही हैं। हम पाकिस्तान की बात करना नहीं चाहते, हम बात करते हैं बड़ोदरा की, गुजरात की, देश की जनता की बात करने के लिए आए हैं। तो मैं जी, आपके माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूं कि आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गवर्नमेंट चाहिए, तो आपको खुद सोचना होगा कि आपको 7 साल में क्या जी, मिला। भारतीय जनता पार्टी तो अपना झूठा प्रचार जारी रहेगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको बहुत ही सारे लेख लिख लिख के पढ़ाया जाएगा। आपको किससे नफरत करनी चाहिए वो सिखाया जाएगा। आपको किसको मार देना चाहिए, कौन अच्छा आदमी था और कैसे कैसे अच्छा हुआ। ये बेशरम सरकार है। शहीदों के नाम पर भी वोट मांगते हुए जिनको शर्म नहीं आई है, ऐसे लोग तालिबान के नाम पर भी वोट मांगने निकले ना निकले तो जी, वो बड़ी घटना हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो यही करने वाली है। कांग्रेस के जी, तौर पे और विपक्ष के तौर पे हम ये कहना चाहते हैं, हमने जहां पर हमारी सरकार है वहां पर ऑपरेशन और मेथड से हमने एडमिनिस्ट्रेशन करके दिखाया है। जी, हमने जी, सरकारी की त्रुटियां जहां पर हमारी सरकार नहीं है वहां पर त्रुटियां दिखाई है, जी, और हम जी, क्या करना जी, चाहते हैं उसके लिए का जो जवाब मैं जी, जी, प्रकाश जी खास लेकिन तौर से जब आपको तक देना मुद्दे चाहता का हूं सवाल है, कि जब तक हम मुद्दे क्या का करना सवाल है, चाहते हैं, देश के महंगाई प्लेटफॉर्म पे क्या महंगाई करना। मुद्दा एक है मिनट, और 10 तंत्र सेकंड। मुद्दा है। अगर आप सवाल पूछते हो और अगर जनता आप पर जी भरोसा करती है तो आपको जवाब भी देना होगा। यानी कि अगर आप बात करते हो महंगाई की या आप बात कर लो अर्थतंत्र की, फिर वो परफॉर्मेंस करके भी दिखाना होगा और उसकी तैयारी आज से होनी जी चाहिए। जैसे हम पेट्रोल जी डीजल की जी कीमतों की बात कर ले तो जब चलो ठीक है, अगर सबको सारे विपक्ष एकजुट हो गए, एक गठबंधन वाली सरकार भी बनती है, चलो प्रधानमंत्री भी कोई ना कोई बन ही जाता है सर्वसम्मति से। लेकिन आगे क्या, मतलब उसके लिए भी तो आपको अभी से स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप कैसे पेट्रोल डीजल की प्राइस को कम करोगे, लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगी, रोजगार हमें कैसे मिलेंगे, हम देश के अर्थतंत्र को कैसे आगे लेके जाएंगे। यानी ये देखिए, बहुत, भले ही ये लगता जो हो कि आपने बताया, 2024 बहुत दूर है, लेकिन ये बहुत नजदीक है। नहीं 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 नहीं, अग्री दो। मैं आपका चलिए आपने ये हालांकि मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि अभी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अभी समय है। देश की हालत 2024 तक कैसी हो जाएगी वो सोच जी, के ही मुझे मैं इकोनॉमिक्स जानता हूं, समझता हूं, बिजनेस को समझता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को समझता हूं। जी, 2024 में देश की हालत क्या हो जाएगी वो सोच जी, के ही मुझे डर लगता है कि ये देश को कौन सी चीज बची होगी बेचने के अलावा। सब कुछ तो बेच दिया होगा इन लोगों ने 2024 तक। जी, देश के जी, फिर आधा देश तो राष्ट्रीयकरण देखने को प्राइवेट। मिलेगा जो इंदिरा जी ने किया था। सरदार पटेल के बड़े गर्व से सरदार पटेल का एयरपोर्ट के नाम भी बनाया था, उसके ऊपर भी अदानी अंबानी के बोर्ड लगने शुरू हो गए। तो मुझे संशय है कि 2024 तक देश में रहेगा क्या। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जी, 2-3 छोटे छोटे मुद्दे बताना चाहता हूं। जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी, हमने सबसे पहले किसानों की जो बड़ी समस्या है उसको एड्रेस करनी है। पेट्रोल और डीजल जी, ऐसी चीज है, जी, यानी वो एमएसपी पर छोटे से कानून छोटे बनेगा। अगर भाजपा अभी नहीं बनेती डेफिनेटली तो बनेगा, एमएसपी पर डेफिनेटली कानून बनेगा। डेफिनेटली बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। जी, किसानों के लिए खास तौर से तवज्जो देके, अगर देश का जी, 67% पॉपुलेशन किसान है, अगर उसके जी, हाथ में एमएसपी मनी पर कानून रोटेशन है, बनेगा। उसके जी, हाथ में स्ट्रेंथ है, तो इकोनॉमी को सुधारने में देर नहीं लगती है। जी, दूसरी बात जी, जो बेखौफ लूट मचा के रखी है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जी, में। जी, वर्ल्ड में हम हाईएस्ट लेवल पे एक्साइज दे जी, रहे हैं, टैक्सेस हम दे रहे हैं। ये जो लूट मचा के रखी है, मैं यूपीए के समय की बात आपको याद दिलाता हूं। सरकार ने खामियाजा भुगता। तो सरकार ने जनता को सब्सिडी देने के लिए ऑयल बॉन्ड इश्यू किए, लेकिन जनता को मरने के लिए नहीं छोड़ दिया था। 150 डॉलर प्रति बैरल जब ऑयल की प्राइसेस थी, तब जाके अगर पेट्रोल की प्राइसेस देखे तो उस समय में अगर 125 हो जाती, वो हमने नहीं होने दी। हमने उसको कंट्रोल करके रखी 65-70 रुपये पे। जी, तो ये हमारे रिफॉर्म्स थे कि जी, सरकार ठीक है, स्टेट जो है वो बढ़ने वेलफेयर से स्टेट रोकने है। की बात तो समझ ये सकते हैं, बिजनेस कम क्या ओरिएंटेड, होगा। ये कोई कॉर्पोरेट हाउस जी, नहीं है कि कितना मुनाफा ये गिनना है।
स्टेट जो है वो कॉर्पोरेट वेलफेयर स्टेट है। हमको जी जनता को तकलीफ झेल जी के भी जनता को राहत पहुंचानी है। जी स्टेट तकलीफें उठा सकता है, स्टेट मॉनिटरी तकलीफ उठा सकता है, लेकिन वो जी मॉनिटरी तकलीफ उठा के भी लोगों जी जनता को यानी राहत देनी कांग्रेस है। की तीसरी कांग्रेस बात की जो आपके साथ थर्ड जितने लोग पॉइंट, बैठे हैं उनकी सरकार है, कहीं ना कहीं स्टेट लेवल का जो टैक्स है वो कम कम हो जाएगा पेट्रोल डीजल पे, इस तरह चुनौती दोगे जी भाजपा को? जी जी, एक तीसरा पॉइंट भी है जो मैं जी खत्म जी करना चाहता हूँ। जी तीसरा बोलिए। पॉइंट था वो इकोनॉमिक्स को बैलेंस करना है, किसानों का ध्यान रखिए, आप पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को कंट्रोल करिए। और एक बड़ी अभी बहुत ही अहम चीज है इंडस्ट्रियल स्लोडाउन जो है, वो इंडस्ट्रियल स्लोडाउन आप बैंक का रिपोर्ट्स देखेंगे 31 मार्च जी 2021 का जो रिपोर्ट्स देखेंगे, हर किसी भी बैंक का आप रिपोर्ट देख लीजिए, तो इंडस्ट्रियल एनपीए बहुत जी बड़े पैमाने पे बढ़ा है। जी बड़े बड़े हाउस, बड़े बड़े जो घराने हैं वो मजबूत हो गए हैं, लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई है। तो जी इंडस्ट्रीज को बाकायदा पैकेजेस, बाकायदा रिलीफ, बाकायदा जी सपोर्ट, बाकायदा प्रोविजनल पॉलिसीज ऐसी देनी जी पड़ेगी जो कि जी हम कांग्रेस देना। पॉलिसीज के बारे में अगर बोलना जी जाऊंगा तो मैं जी 1.5 घंटा बोल सकता हूँ, जी लेकिन लेकिन हम लोग जी रिफॉर्म्स लाएंगे देने के लिए इंडस्ट्रियल जरूरी सेक्टर में। है कि तिजोरी में कुछ हो, यानी सरकारी तिजोरी में पैसे भी कहां से आएंगे और कितना दे पाएंगे उसका, यानी बैलेंस शीट तो आपको अभी से ही तय तो करनी होगी, क्योंकि ये कोई छोटी अभी बात नहीं है कि अभी ठीक है अभी 2024 में सोच लेंगे, अगर मौका मिल गया तो सोचना अभी से होगा। प्रकाश जी आपकी नहीं, ओर मैं आना चाहूंगी। एक लाइन बोलना चाहता हूँ, एक लाइन जी बोलना चाहता हूँ। ये तो दुर्योधन वंशी सरकार है, कर्ज करके भी घी पीने में और प्रचार करने में मानती है। कांग्रेस एक एक पैसा इकट्ठा करके एक एक जूट देश में 1947 में कहाँ थे हम कांग्रेस 2014 में कांग्रेस ने सरकार गई, 60 साल हमने राज किया, तब हम इतने सक्षम बन चुके थे कि हम मंगल ग्रह पर पहुंच जाए। हमारी वर्ल्ड बेस्ट फिफ्थ रैंक की आर्मी है, हम अपने फाइटर प्लेन्स बनाते हैं, हम अपनी मिसाइल्स बनाते हैं, हम 110 सैटेलाइट एक साथ छोड़ सके उतने सक्षम हुए हैं। तो ये कांग्रेस की ही पॉलिसी की वजह से हुआ है। ऐसी बहुत सारी पॉलिसी का जमावड़ा होके जनहित के जो काम है वो कांग्रेस करेगी। हम कोई अदानी अंबानी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कॉर्पोरेट हाउस है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम उनको ये नहीं कहते हैं कि उनको देश में नहीं होना चाहिए। हम बैलेंस्ड पॉलिसी जनता देना का चाहते हित हैं कि जहां पर सेंटर में आम होगा, जनता को जनता का राहत हित हो। सेंटर में होगा। इंडस्ट्रीज जी भी उतनी समय का जरूरी थोड़ा है और अभाव है, किसान भी उतना जी जरूरी समय का थोड़ा अभाव है। प्रज्ञेश जी आखिरी सवाल है। प्रकाश जी आपसे करना चाहूंगी, क्या लगता है अभी तो चलो विपक्ष एकजुट दिखा है, अब जनता को शायद कुछ उम्मीद आई है कि चलो अब कहीं ना कहीं विपक्ष ये आवाज बनेगा, या फिर कहीं ना कहीं कभी तो महंगाई दूर होगी, कभी तो रोजगारी मिलेगी, क्या एक लगता मैं है? उम्मीद तो अभी दिखाई दे रही है। छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ प्रज्ञेश जी, कि मोरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे या उनको बनना था या जो भी कुछ था, तो उन्होंने 5 रुपए वाली शक्कर थी, वो उन्होंने बताया कि हम 2 रुपए में देंगे शक्कर, और उन्होंने दी। 24 महीना शासन चला उनका, नहीं 24 महीने में उन्होंने 2 रुपए किलो में शक्कर प्रजा को खिलाई। आज भी प्रजा याद करती। आप जैसे अभी बोलते हो कि पेट्रोल डीजल के जी भाव ज्यादा है या प्राइवेट सेक्टर को बहुत किया ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो आप ऐसी घोषणा कीजिए कि राष्ट्रीयकरण करेंगे शिक्षा का, जैसे इंदिरा गांधी ने बैंकों का जी जी राष्ट्रीयकरण किया था। ऐसा कुछ पब्लिक सेक्टर के हित में, जो मिडिल और गरीब प्रजा है उसके हित में आपकी घोषणा होगी तो प्रजा जरूर विपक्ष को मानेगी। और दूसरी जो आपकी बिन सांप्रदायिक ताकतें हैं, उसमें शिवसेना कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का भेद आगे आएगा तो वो विभाजन हो जाएगा। तो आप जी पहले सबको इकट्ठा करने से पहले आप यदि बिन सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करना जी चाहते हैं तो उसमें जो सांप्रदायिक पार्टियों को दूर करना चाहिए आपको। जी ऐसा मेरा, जी पब्लिक चाहती है कि विकास चाहती है, पब्लिक महंगाई दूर करना चाहती है, जी सस्ते में सब मिले और रोजगारी मिले, ये सब प्रश्न महत्व के हैं। जी लेकिन जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसको प्रजा भूल जावे, ऐसा आपका नेतृत्व का आश्वासन प्रजा में होगा तो ही प्रजा विपक्ष को वोट देगी, जी नहीं तो नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि जो ये आज विपक्ष की बैठक हुई ये काफी अहम है। कहीं ना कहीं भले ही हमें 2024 दूर नजर आ रहा हो, लेकिन आज की ये जो बैठक हुई इसके बाद लगता है कि नहीं, 2024 काफी करीब है। मुद्दा यह है कि चलो आज तो 19 पार्टी जो है वो इकट्ठा हुई थी, लेकिन 2024 आते आते ये पार्टी
की जो संख्या है, जैसे 19 पार्टी है, उसमें बढ़ोतरी होगी या फिर उसमें कोई कमी आ जाएगी? 2024 के आने तक काफ़ी राज्यों में इलेक्शन भी होगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, तब कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मनमुटाव हो जाए किसी पार्टी के साथ और वो कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है इसमें से कहीं ना कहीं गुम हो जाए। जरूरी ये भी है कि भाजपा आसानी से हार तो नहीं मारने वाला, तो आगे भाजपा की भी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ये भी देखने का बहुत ही उचित समय भी आएगा। मुद्दा तो जनता का यही है कि कौन उन्हें पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाकर देगा, कौन महंगाई घटाकर दिखाएगा, कौन रोजगारी देगा और कौन अर्थतंत्र को आगे ले जाएगा। जनता शायद कोरोना काल के बाद समझ ही चुकी है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं कि उन्हें किसी का प्रचार प्रसार सुनने की या किसी की वाहवाही करने की ज़रूरत है। जनता समझ चुकी है कि अगर कोई सत्ता पक्ष में आता है तो उस पक्ष की जिम्मेदारी क्या है और पक्ष को उसे क्या फ़ायदा भी करवाना होगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।